अब उड़ते उड़ते मेरे पास ये खबर आई है कि 12th के बच्चों ने पुरानी बुक्स का जुगाड़ करना शुरू कर दिया है। हाँ, वैसे पुरानी बुक्स का ना एक फ़ायदा तो होता है, उसमें बुक्स के साथ साथ अंडरलाइन नोट्स भी फ्री मिल जाते हैं और बच्चों को कुछ करना भी नहीं पड़ता। जितनी ज़्यादा पुरानी बुक होगी उसमें उतने ज़्यादा कांटे बजे हुए होंगे और खुद को फील भी होता है कि भाई हमने पढ़ाई की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रैच योर ब्रेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। बेसिकली जो हमारा सराउंडिंग होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? वो हमारा बना होता है मिलके मैटर से। मैटर क्या होता है, अब किसी को पता है? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, मैटर वो होता है जो कोई भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और उसका कोई वॉल्यूम या फिर शेप होती है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि 3 तरीके के मैटर होते हैं जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड। तो आज हम सॉलिड को ही क्या करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमें सबसे पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक लाइफ के अंदर हमारा सॉलिड हमें पता है क्या होता है। सॉलिड वो होता है जिसका एक डेफिनेट शेप होती है, मतलब उसकी शेप जो है वो हमारी एक ही शेप होती है, वो चेंज नहीं करता शेप को। उसके बाद आता है कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगली चीज आती है इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, मतलब हम उसको दबाते हैं, तो वो जो है अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कोई भी सॉलिड ले लिया। अब ऐसा क्यों होता है कि वो इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है? सपोज है हमारे पास एक सॉलिड लिया है, तो हमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसके जो एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, यानी कि इनके इसको कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अब जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। लिक्विड्स का और ज्यादा होता है और गैसेस का सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये दोनों जो होते हैं, हमारे सॉलिड के केस में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होता है बहुत कम, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो एक दूसरे को ऐसे बांध के रखते हैं जिसकी वजह से वो अलग नहीं हो पाते। तो जब भी हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब भी हम उनको या तो दबाते हैं या फिर हम उनको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। यही है हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज। अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो सॉलिड्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया है और मैंने यहाँ पे क्लासिफाई करके पूरे सॉलिड्स का एक फ्लो चार्ट बना के रेडी कर दिया है, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा ताकि तुम इसको आगे याद रख सको। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड्स। सॉलिड्स यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आगे 4 टाइप्स में बांट दिया गया है। जैसे पहला होता है मॉलिक्यूलर, फिर आता है आयनिक, फिर मेटालिक और फिर आता है कोवैलेंट। अब मैंने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट इसीलिए बनाया ताकि तुम लोग इसका एक मतलब एक होता है ना मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर रेडी रख। मैं जो दोनों के पॉइंट्स हैं वो उन दोनों को साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि उसी पॉइंट को क्रिस्टलाइन में कैसे करते हैं और अमॉर्फस में कैसे करते हैं, सो दैट तुम लोगों के दिमाग के अंदर एक इमेज हो जाए क्लियर। अब सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के हमें क्रिस्टल का मतलब तो पता ही है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो क्रिस्टल क्लियर होते हैं, मतलब जो इनके हमारे एटम्स होते हैं ना वो सिमेट्रिकल ऑर्डर या फिर ज्योमेट्रिकल ऑर्डर के अंदर हमेशा अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो हमारा अमॉर्फस है उसको एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, अमॉर्फोस, यानी कि इसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब इसकी कोई फॉर्म नहीं होती। यहाँ पे जो हमारे एटम्स होते हैं या फिर क्रिस्टल्स, इसके एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, लाइक दिस, और इसमें होते हैं इस तरीके के। अब अगर इनके जो क्रिस्टल्स हैं यानी कि इनके जो क्रिस्टलाइन के एटम्स हैं वो अगर ज्योमेट्रिकल शेप में है, तो अगर मैं इसको कट करती हूँ तो मेरी कौन सी शेप फॉर्म होएगी, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप ही फॉर्म होएगी कि क्रिस्टल्स मेरे को एकदम शार्प मिलेंगे। अगर मैं इनको कट कर देती हूँ तो शार्प क्रिस्टल्स मिलेंगे।
ऐसे ही इनके साथ है, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो इसकी भी जो शेप होगी अमॉर्फस की क्या होगी, कोई शेप नहीं होगी, कट करने के बाद इनकी इरेगुलर शेप्स होंगी। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है व्हेन वी कट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देन द न्यू सॉलिड फॉर्म इज स्मूथ एंड प्लेन, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस, यानी कि अमॉर्फस के केस में क्या होगा, जो शेप होगी वो क्या होगी, इरेगुलर होगी दोनों पीसेस की। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा शेप। शेप का क्या मतलब है, इसकी क्या होती है, हमारी ज्योमेट्रिकल शेप होती है और इसकी होती है हमारी इरेगुलर शेप। सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज, यानी कि हम इसको कट करेंगे तो हमें शार्प चीज मिलेगी और प्लेन मिलेगा, न्यू जो भी फॉर्म होगा, और इसमें क्या होगा, इरेगुलर होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट आप खुद ही याद रख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये सब कुछ ज्योमेट्रिकल है, इसका मतलब मेरे को जब भी मैं इसको हीट करूंगी तो इसका जो होगा एक पर्टिकुलर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि मैंने इतने से इतने उस पे इसको अगर हीट किया, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया, तो यानी कि हमारा जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा शार्प। बट इसके केस में क्या होगा, अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसके जो हमारे यहाँ पे एटम्स होते हैं वो अलग अलग रेंज के अंदर होते हैं, मतलब इरेगुलर शेप की वजह से ये जो है हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो जाता है और इसका क्या होता है, हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब होता है, मतलब कोई भी दो चीजें जब मिक्स होती हैं, यानी कि अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि जो इसका हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी डेफिनेट होगा या फिर एक पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूजन होगा। बट इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनेट जो है नहीं होगा। अब ये जो होते हैं हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं और ये जो होते हैं हमारे शॉर्ट रेंज के होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, ये बड़े सच्चे और अच्छे होते हैं, मतलब इनको क्या कहा जाता है, इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। और जो अमॉर्फस होते हैं ना, ये ना बस वो दो, जैसे टू फेस्ड पीपल होते हैं ना, हर किसी की लाइफ में मिल जाते हैं दो मुंह वाले लोग, ऐसे ये भी दो मुंह वाला होता है, मतलब इसको क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। सॉलिड तो होते ही होते हैं, ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। फ्लो करना मतलब जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं ना, बहते हैं, तो ये वाले सॉलिड्स भी बहते हैं एक तरीके से। अब तुम सोचोगे कि भाई बहते कैसे हैं, ये क्या पढ़ाई जा रही है, बट मैं बताती हूँ। जैसे हमारे जो पुराने घर होते थे, बहुत पुराने पुराने घर होते हैं, उनकी जो खिड़कियां होती है ना, उनकी जो खिड़कियां बनी हुई होती हैं, उनके शीशे तुम देखोगे ना तो वो ऊपर से थोड़े से पतले होते हैं और नीचे को जाके क्या हो जाते हैं, मोटे होते हैं, बहुत पुराने घरों में। तो उनमें होता क्या है कि जो हमारा ग्लास है ना वो फ्लो करना शुरू कर देता है, बहना शुरू कर देता है और वो नीचे जाके हल्के से मोटे हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल होता है NaCl और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है हमारी रबड़, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आता है यहाँ पे हमारा एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। ये जो हमारे क्रिस्टलाइंस होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जैसे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा, या फिर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेते हैं, तो जब मैं हर एक डायरेक्शन में इसकी वैल्यू मैं उसको नोट डाउन करूंगी ना कितनी वैल्यू, तो इनकी क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज जो शो करता है उसको कहते हैं हम एनाइसोट्रॉपिक, और आइसोट्रॉपिक जो सेम शो करता है। तो यहीं से हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है वो होता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का खत्म। तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट समझाए हैं उनको नोट डाउन कर दिया और लिख दिया, आप इसको पढ़ो और दोबारा रिकॉल करो और समझो इस चीज को। अब जो बनाने वाला बंदा था ना, उसको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस तक बना के चैन नहीं पड़ा, उसने आगे और क्लासिफिकेशन दी, यानी कि क्रिस्टलाइन भी आगे मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट में डिवाइडेड है। और तो और ये जो मॉलिक्यूलर है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉन पोलर, पोलर
और फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर के ये तीनों के बीच में डिफरेंस। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स में नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो मैं इन तीनों को आपको साथ में एक्सप्लेन करती हूँ और बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में। सबसे पहले आता है हमारा नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होते हैं, इसके जो हमारे जो भी एटम्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेज होती है जो कि इनको इकट्ठे करके रखती है, वो होती है हमारी लंदन फोर्स, ठीक है, या फिर इसको क्या देते हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्स। इनके बीच में जो होती है वो होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, और इनके बीच में होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वो बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे लेफ्ट जितने भी राइट साइड वाले हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जो हाइड्रोजन बनाता है उनके साथ में जो भी बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली चीज आती है, ये जो होते हैं हमारे, पहली बात तो ये याद रखनी है कि भाई ये सारे ही इंसुलेटर्स होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन पोलर और पोलर यहाँ पे सॉफ्ट होते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो होते हैं वो क्वाइट हार्ड होते हैं। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर का सबसे लो होता है, थोड़ा उससे ज्यादा जो होता है वो पोलर का होता है, और होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी लो ही है, बट इनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब अगले आते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते हैं। जो नॉन पोलर और पोलर होते हैं वो लिक्विड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में होता है वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारा, नॉन पोलर के लिए होता है हमारा H2Cl2, पोलर के लिए हमारा कि सॉलिड NH3 एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो हमें पता ही कि हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा या फिर फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। जो भी बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हमारे बाकी के 3 रहते हैं मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। जैसे फर्स्ट आता है हमारा आयनिक। आयनिक क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन मिला के बनाया जाता है आयनिक सॉलिड। अब इनके बीच में जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम्बिक फोर्स, ठीक है, या फिर इनके बीच में कुलम्बिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। अब मेटालिक के लिए क्या होता है, मेटल्स तो आपको पता ही है कि वो मेटल्स होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो जो पॉजिटिव मेटल होता है उसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते रहते हैं या फिर डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं तो वही होते हैं हमारे मेटालिक सॉलिड्स, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। अब आता है हमारा कोवलेंट। कोवलेंट के केस में बेसिकली कोई भी हमारे 2 एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग, या फिर 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो आयनिक होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं, और ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो हमारे आयनिक होते हैं वो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है जब हम अगर उनको तोड़ते हैं तो वो पूरे टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब उनको पीसेस में तोड़ सकते हैं। और जो मेटालिक होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब है हम उनको शीट्स में भी बना सकते हैं और हम उनकी वायर में भी फॉर्म कर सकते हैं। अब कोवलेंट में यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 तरीके की होती है बॉन्डिंग। एक होती है कार्बन की ही डायमंड बनता है, कार्बन से ही, और कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच में भी एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इन दोनों को कंप्लीट कर देती हूँ मैं, ठीक है। अभी हमारे जो आयनिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई, और जो मेटालिक होते हैं उनके थोड़ा सा हाई होता है, ज्यादा हाई नहीं होता। यहाँ पे हमारा आयनिक है, इसका एग्जाम्पल है NaCl। अब NaCl क्या होता है, आयनिक क्यों होता है, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और Cl होता है हमारा नेगेटिव, तो ये आयंस को मिला के बना, तो ये हो गया हमारा आयनिक। अब ये है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने कोई भी मेटल ले लिया, हमने Fe ले लिया या फिर कॉपर ले लिया।
अभी कोवलेंट बॉन्डिंग के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, कार्बन को ही अगर मैं 3D स्ट्रक्चर में अरेंज कर देती हूँ, मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से मैं ऐसे 3D स्ट्रक्चर में अरेंज कर देती हूँ, तो वो क्या होता है डायमंड। अगर मैंने उसकी शीट्स लगा दी, शीट्स लगानी शुरू कर दी, शीट्स पे शीट्स, तो वो क्या हो गया हमारा ग्रेफाइट बन गया। डायमंड हमारा हार्ड होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है। और डायमंड यहाँ पे क्या होता है इंसुलेटर होता है, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है।